एक मनोचिकित्सक आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं और हमको समझाते हैं कि याद अगर सपने के रूप में हो तो हमेशा श्वेत श्याम होती है। इसको सपाट ढंग से कहूं तो कह सकता हूं कि सपनों में रंग नहीं होते। श्वेत श्याम कभी टेलीविजन हुआ करता था जिसमें इतवार की सुबह की मुनादी रंगोली किया करती थी और उस पर आता था एक गाना जिसको सुनकर जो हमारे घर के बरगद हैं वो मुस्कुराने लगते थे। श्वेत श्याम दिनों का गाना जिसके बोल होते थे मेरे पिया गए रंगून। उसमें एक लाइन आती थी बड़ी लचक वाली, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना हमारी स्मृति का हिस्सा है और तब से ही हमें ये भान भी हो गया कि रंगून कोई एक शहर है। और बाद में जब भूगोल की कक्षा में बैठे तो पता चला कि ये शहर एक देश में आता है जो हमारा पड़ोसी है, जिसका नाम कभी बर्मा हुआ करता था, आज उसे म्यांमार कहते हैं। म्यांमार खबरों में है, खबरों में 1 बरस से है, उससे भी ज़्यादा का वक्त हो गया, बल्कि 1.5 बरस का, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से, और वो लोकतंत्र दशकों के इंतजार के बाद आया था, चुनी गई सरकार को एक बार फिर से फौजी हुक्मरानों ने, जिसे वहाँ की भाषा में हुंटा कहा जाता है, तख्ता पलट कर दिया। जिन आंग सान सूची की तस्वीरें देखने के हम बचपन से अभ्यस्त हो गए थे, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो वहाँ की कर्ता धर्ता थी, लेकिन उन्हें भी जेल में डाल दिया गया और बाकी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हुक्मरानों को भी। और अभी जब हम यहाँ आपके सामने मुखातिब हैं तो खबर आई कि जो लोग फौज की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, अब उन्हें शक्ति ने सजा देना, सत्ता ने, स्टेट ने सजा देना शुरू कर दिया। एक सांसद समेत कई लोगों को फांसी पर चढ़ा गया। टू बी प्रिसाइज 4 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। इस खबर का दुनिया भर में जितना हल्ला मचना चाहिए था नहीं मचा। प्राथमिकताएं सबकी अपने अपने ढंग से तय होती हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश का मामला है, उसी देश का मामला है जहां से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या शरणार्थी भी आते हैं, उसी देश का मामला है जिसके साथ हमारे कई राज्यों की सीमाएं लगती हैं, उसी देश का मामला है जिसके साथ हमारा एक साझा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध भी है। इसलिए हमें लगा कि दुनियादारी की मास्टर क्लास में विस्तार से बात होनी चाहिए म्यांमार के वर्तमान पर, म्यांमार के अतीत पर, वहां की सियासत पर, वहां की सत्ता पर, वहां के समाज पर, और भविष्य में किन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं इस पर भी। जैसा कि नाम से जाहिर है और अब तक आप अभ्यस्त भी हो चुके हैं, दुनियादारी के इस वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम मास्टर क्लास में हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर, और होते हैं एक मास्टर। और मास्टर क्लास में आज के मास्टर हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर। प्रोफेसर हर्ष वी पंत ऑब्जर्वर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और किंग्स इंस्टीट्यूट, पूरा नाम सही से पढ़ देता हूँ क्योंकि हमें तो किंग्स कॉलेज याद था, किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट, ये किंग्स कॉलेज का ही हिस्सा है प्रोफेसर, वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में जो बहुत ही रेपुटेड हैं, वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी भी हैं और किताबें भी लिखी हुई हैं। जो ज़रूरी किताबें उनके नाम आपको बता देता हूँ, कागज़ कलम निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, काम आएंगी। और ये डिस्क्रिप्शन में भी सोनू जी प्रोफेसर साहब की किताबों का वर्णन कर दीजिएगा। और एक आपको अंदर की बात बता देता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, ये शो शुरू होने से पहले हम और प्रोफेसर साहब भोजन कर रहे थे और हमने इनसे आपके बिना पर इसरार किया है कि ये जो आप विद्वतापूर्ण इतनी किताबें लिखते हो अंग्रेज़ी में, जो हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी ये किताबें आनी चाहिए। वैसे ही सब लोग कहते हैं कि यूपीएससी समेत तमाम इम्तिहानों में अंग्रेज़ी वालों का वर्चस्व है और उस पर भी अगर ज्ञान की उपलब्धता का संकट रहे तो ये ठीक नहीं है। और प्रोफेसर साहब विनयतापूर्वक राज़ी भी हो गए हैं इसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? इंडिया एंड ग्लोबल गवर्नेंस, राइजिंग पावर एंड इट्स डिसकंटेंट्स, इसके अलावा पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स, डिकोडिंग इंडियाज नेबरहुड चैलेंज, अमेरिका एंड द इंडो पैसिफिक, ट्रंप एंड बियॉन्ड, न्यू डायरेक्शंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से यही किताब सबसे ज़्यादा चलती है यूपीएससी वालों के बीच। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, द यूएस प्राइवेट एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड हैंडबुक ऑफ इंडियन डिफेंस पॉलिसी। और अभी एक आई है इंडियाज अफगान मॉडल, ये कुछ पुरानी है हार्पर वाली, थोड़ी पुरानी। कितनी सारी किताबें लिख डाली मास्टर साहब ने। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक आम भारतीय जब म्यांमार को याद करता है तो कुछ तो नॉस्टैल्जिया होता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वहाँ की जेल में बंद थे, या आंग सान सूची दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ी थी, या कभी कभी सोशल मीडिया पर वहाँ के एक
बौद्ध संत हैं जो बहुत आक्रामक माने जाते हैं, विराथू, उनको लेकर ट्रेंड चलता है कि संतों हमें विराथू दो, मतलब हमें भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, या रोहिंग्याओं को लेकर बात होती है, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सबसे पहले हम म्यांमार के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ का किस तरह का स्ट्रक्चर था, वो ब्रिटिश इंडिया के समय हमारा हिस्सा था, वो कौन से हालात थे जिसके चलते उसको ब्रिटिशर्स ने अलग किया, और फिर 1948 की आज़ादी का वाक़या। देखिए, उसके हालात बहुत अलग नहीं थे हिंदुस्तान से। अगर आप कंपेयर करें, वहाँ भी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, और वहाँ पर जो अलग अलग एथनिसिटीज़ थी, जैसा अंग्रेज़ों ने यहाँ किया हिंदुस्तान में, वहाँ भी उन्होंने किया। एक एथनिसिटी को बढ़ावा दी, बमार जिसको कहते हैं, जिसके नाम पर बर्मा जाना जाता है, उसको लेकर वो उन्होंने जिस तरह का वहाँ पर गठन किया, सोशल एक्सपेरिमेंटेशन किया, और पॉलिटिकल पावर एक ग्रुप को दी, बाकी ग्रुप्स को सबसर्विएंट बनाया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो एक लॉपसाइडेड पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर मिला, और उस लॉपसाइडेड स्ट्रक्चर से आज तक वो जूझ रहे हैं। आज की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक वो इम्बैलेंस है जो सोसाइटी में, समाज में, अलग अलग धड़ों में, उससे बाहर आने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। जो आंग सान सूची के पिताजी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इनके इंडिपेंडेंस पे। क्या नाम था उनका सर? आंग सान नाम था उनका। आंग सान। तो उनका जो योगदान था सबसे बड़ा वो ये था कि उन्होंने कन्विंस कर दिया था बाकी एथनिसिटीज़ को कि आप इंडिपेंडेंस ले लो और मैं आपको लीड करूंगा और मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दूंगा, मैं आपको एक ऐसा देश दूंगा जिसमें आपकी सारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाएगा। तो वो जब लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा कई देशों के साथ हुआ, वहाँ पर उनका जब 1 साल के अंदर असैसिनेशन हो गया, उसके बाद, मतलब 1948 में आज़ाद हुए, 1949 में असैसिनेशन हो गया। हाँ, उसके एक साल के अंतराल में जो इंस्टेबिलिटी आई बर्मा में, उसने मौका दिया, क्योंकि जब आपके अलग अलग धड़ होते हैं और आपके पास कोई लीडरशिप कैपेसिटी नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम होता है, उसका फ़ायदा मिलता है सेना को या सेना जैसी इंस्टीट्यूशंस को, और जैसा कि हमारे पड़ोस में और देशों में भी हुआ है। बिल्कुल। और वहाँ पर बर्मा में भी यही हुआ, और सेना का तब से वर्चस्व बना रहा, आगे पीछे होता रहा, अलग अलग संस्थाएं आई, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आए, लेकिन लीडरशिप, जो सिविलियन लीडरशिप थी, जब वो नहीं मिली तो उसका फ़ायदा सेना को मिला, और सेना ने एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश करी। ये कहा भाई हम बर्मीज़ वे ऑफ सोशलिज्म से देश चलाएंगे। फिर एक उन्होंने एक स्टेट काउंसिल ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट भी बना दी, जो कि एसडीपीसी, जो अभी तक अलग अलग नाम से राज करती आ रही है। सेना के ऑफिसर्स उसको चलाते हैं, और लेकिन सेना का वर्चस्व बना रहा, और उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट रोड ब्लॉक मिला वो फिर आंग सान की बेटी ने दिया, जब उन्होंने एक प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत करी और 1990 में, और जब वो बहुत पॉपुलर हुई, बहुत प्रतिष्ठित हुई, दुनिया भर में उनको सम्मान मिला। और तब उस समय सर आपको याद होगा 1990 एक ऐसा दशक था जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी जी। और कई ऐसे जो प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स थे जो दबे हुए थे वो बाहर आए, और देशों ने इन मुद्दों को देखना शुरू किया कि जो इस तरह की परेशानियां हैं जैसे म्यांमार में चल रही है, उस पर नज़र डाली, और तब सपोर्ट दिया आंग सान सूची को, और बड़ा एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बनाया। उस समय प्रेशर पड़ा मिलिट्री उनका पर, और उसका नतीजा हमने देखा कि एक दशक तक थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस लाए। 2008 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि पावर्स उन्होंने अपने पास रखी, लेकिन एक ओपनिंग दी प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट था उसको, और उससे एक आशा ये थी कि ये आगे चलकर डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ेंगे, हम आगे लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली होगी। और एक इलेक्शन जो 2015 में हुआ उसमें बड़ी जीत मिली आंग सान सूची को, लेकिन उसके बाद एक जीत के बाद सेना को ये लगने लगा कि कहीं पर अगर ये एक और जीत इनको मिलती है, जिसकी पूरी जो मिली दूसरे इलेक्शन 2018 में, तो उसके बाद हमारी जो समस्याएं वो और बढ़ेंगी। तो उस 2021 तक आते आते सेना ने वापस से वो खींच लिया, अपना जो रिलेशनशिप था उसको वापस बदल गया और वापस से सत्ता में आया। प्रोफेसर, आपने एक ब्रीफ तो हमें दे दी, एक आउटलाइन मिल गई है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को हाथ पकड़कर ज्योग्राफी में वहाँ ले जाना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है म्यांमार, इसकी स्थिति क्या है, ताकि आगे आप जो चीज़ें बताएं, क्योंकि हम लोग शरणार्थियों की भी बात करेंगे और जो आपने
अभी तक चीज़ें बताई उनकी, तो एक थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट मिले। अच्छा, ये कौन है ये साहब? ये तो जो आजकल यहाँ पर सरकार चला रहे हैं मिलिट्री के लीडर अच्छा, हैं। हुंटा के मुखिया। हुंटा के मुखिया। और बर्मा का तानाशाह कह सकते हैं या भारत की दृष्टि से ठीक नहीं होगा डिप्लोमेटिकली कहना? नहीं, तानाशाह तो तानाशाह होता है। तानाशाह तो तानाशाह होता है। ये देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। गुरुजी को थोड़ा सा इधर आना होगा। अच्छा, हम आ जाएंगे। ये है, ये देखिए, ये हाँ, भारत है हमारा देश, और ये यहाँ पर म्यांमार है। भारत बीच में, ये बांग्लादेश, ये हमारी पूरी पूर्वोत्तर की सीमा है, और ये समानांतर चलता हुआ म्यांमार है। अब म्यांमार को आप और करीब से देख लीजिए। ये भारत है, भारत के राज्य हैं। ये देखिए इधर मणिपुर है, और ये बांग्लादेश है, चिटगांग तक, यहाँ तक। चिटगांव इसलिए क्योंकि आपने मास्टर सूरसेन के नेतृत्व में हुए विद्रोह का नाम सुना होगा। चिटगांव तमाम शब्द चलते हैं, और ये पूरा म्यांमार है। तो ये ब्रिटिशर्स से जब आज़ाद हुआ तो तभी इस स्वरूप में था, या कुछ इसकी ज्योग्राफी में बदलाव हुआ है? नहीं, मोटा मोटा वही है। मोटा माटी वही है। चीन से इसकी सीमा लगी हुई है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि चीन का खूब दखल भी रहता होगा यहाँ पे। बहुत बहुत ज़्यादा दखल है, और उस पर हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज़ अगर आप इसको पीछे ले जाएं जी। सौरभ, मैं ज़रा सा ये इस बात पर जो विद्यार्थी अगर इसको देख रहे हैं तो मैं बता दूं, जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं जी, सार्क की बात करते हैं जी, सार्क में हम कहते हैं कि ये सारे देश हैं, ये सार्क का हिस्सा है। जी, म्यांमार का जिक्र नहीं आता। लोग ऑर्गेनिकली म्यांमार को भारत का पड़ोसी नहीं मानते। जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन हमने बनाया है वो ये कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ये साउथ एशिया है। अब आप देखिए इसकी, और ये जो हमारा मेंटल मैप है वो कितना गलत है कि हमारा, आपने भी दिखाया कि ये हम जुड़ा हुआ है हमारे नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या होती है वो आप इसके बगैर नहीं सुलझा सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहते हैं कि साउथ एशिया क्या होता है, तो आप ये कहते हैं कि साउथ एशिया में ये नहीं आता। साउथ एशिया में ये सारे देश आते हैं। सार्क का हिस्सा नहीं है म्यांमार। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान ने, अगर आपने पिछले कुछ सालों से सुना हो एक शब्द, बिम्स्टेक का बहुत प्रयोग होता है। जी, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड सेक्टोरल कोऑपरेशन, वो बिम्स्टेक वो ये है कि उसमें अगर आप हमारे वेस्टर्न नेबर्स को हटा दें तो ये वाला जो हमारा नेबरहुड है, भारत ने सार्क काम नहीं कर रहा है, तो उसके एवज में भारत ने ये कहा है, सोचा है करने की, कि हम अब जो ईस्टर्न पेरिफेरी है हमारी उस पर ज्यादा ध्यान दें। तो उसमें श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, और म्यांमार और थाईलैंड आ गए। तो म्यांमार, तो भारत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमको एक विदेशी ताकत न माना जाए साउथ ईस्ट एशिया में। हम ऑर्गेनिकली जुड़े हुए हैं म्यांमार से। बिल्कुल। और ये जो रिलेशनशिप है, इससे भारत डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया से। और म्यांमार का जो आपका अप्रोच है, हमारा सोचने का तरीका है कि म्यांमार की जो समस्या आखिर वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, वो ये दिखाता है कि देखिए हम जुड़े हुए हैं। आप ये कोई भी रीजनल प्रॉब्लम है, यहाँ पर रोहिंग्या की बात आएगी, नॉर्थ ईस्टर्न टेररिज्म की बात आएगी, ट्रेड की बात आएगी, कनेक्टिविटी की बात आएगी, ये सब जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो वो बड़ा एक जो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है बहुत, हाँ, और इंक्रीजिंगली महत्वपूर्ण है, जिसका आपने जिक्र किया, चीन। जी, चीन का दखल यहाँ पर बहुत बढ़ रहा है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर नज़र रखें कि म्यांमार में क्या हो रहा है। और इसीलिए जो 4 लोगों की मौत हुई है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा भारत को जितना होना चाहिए हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमको पता हो कि जो यहाँ पर होगा उसका इम्पैक्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ से यहाँ भी होगा। तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, चलिए, तो फिर हम एक चीज़ प्रोफेसर ये जानना चाहते हैं कि जब मिलिट्री यहाँ पर आई तो हमने जैसे श्रीलंका में देखा, श्रीलंका भी इसी दौर में आज़ाद हुआ, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी बना। तो एक नेपाल का अगर हम अपवाद छोड़ दें, नेपाल, भूटान, वहाँ पे बहुत अलग किस्म से डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी। तो इन सारे देशों में भारत और श्रीलंका 2 ऐसे थे जहाँ पर कभी भी सेना का इस तरह का दखल नहीं आया। मालदीव में भी हमने देखा उस तरह की घटनाएं हुई, पाकिस्तान में तो बार बार देखा, म्यांमार में कैसे, और बांग्लादेश में भी देखा। म्यांमार में क्या हालात थे ऐसे कि जब सेना ने दखल दिया तो कोई सिविलियन मूवमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर बाद में जाके वो आंग सान सूची के आने के बाद ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ।
इसका बड़ा कारण सौरभ मुझे लगता है ऐसा रहा कि क्योंकि जो इनिशियल लीडरशिप थी और आंग सान सूची के पिताजी की, क्योंकि उन्होंने बड़ा कन्विंस किया था सारी एथनिसिटीज़ को, और एथनिकली बहुत डिवाइडेड है बर्मा, तो उस समय जब उनका असैसिनेशन हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा उसके बारे में अगर आप डिटेल में बता सके, कैसे हुई उनकी हत्या? सौरभ मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल उसका पता नहीं, लेकिन जो उसमें कहा जाता है कि कहीं पर उसमें भी जो मिलिट्री की साठगांठ थी, और जो वहाँ पर और ग्रुप्स थे, उसमें से जो डिसअफेक्टेड ग्रुप्स थे, उन्होंने मिलकर इस असैसिनेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो उसमें इस असैसिनेशन का कारवान को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन जो उसमें बात ये कही गई थी कि जो अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है, तो क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आपके कॉलोनियल टाइम से उभर कर नहीं आ पाए थे, ब्रिटिश एम्पायर के बाद आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वहाँ डालने की कोशिश करी, बहुत डिवाइडेड सोसाइटी थी, उसको मैनेज करने की कोशिश करी। वो डिविजन्स जब तक ठीक ना हो, क्योंकि भारत और जैसे आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर एडवांटेज ये रहा कि हमारे पास एक लीडरशिप काफ़ी समय तक रही। नेहरू की लीडरशिप रही तो इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी रही, इंस्टीट्यूशंस को हमने स्ट्रेंथन कर पाए। वो इंस्टीट्यूशंस जब स्ट्रेंथन नहीं हो पाए, तो यहाँ पर बर्मा में समस्याएं आई कि लीड कौन करेगा। और आंग सान की मृत्यु के बाद सेना ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बची जिसने ये कहा कि हम आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, और इसीलिए सेना ने वो जो वैक्यूम था उसको फिल किया, जो बाकी किसी के पास ऐसी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं थी जो उसको फिल कर पाता। और ये जो बैक एंड फोर्थ है काफ़ी समय तक चलता रहा। आज भी आप देखिए, सेना इसी बात को कहती है कि आप जो चाहे वो रखाइन में हो रहा है या जो और माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ हो रहा है, सेना ये कहती है कि अगर हम नहीं होंगे तो बहुत परेशानी होगी, हम नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम नहीं होंगे तो बर्मा टूट जाएगा। तो वो जो एक मैसेज है सेना की तरफ से कि सेना जो है सेंट्रल है बर्मीज आइडेंटिटी के लिए, वो मैसेज सेना बार बार देना चाहती है। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि बर्मीज सोशलिज्म एक नया नाम दिया, और उसमें वो कोल्ड वॉर में जिस तरह का उस समय खेल खेला जा रहा था, उन्होंने सोशलिज्म का सहारा लेकर आगे बढ़े, और नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी उन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो वो हर तरीके से कोशिश सेना ने करी कि वो जो एक स्पेस थी सेना की वो बनी रहे बर्मी सोसाइटी में, और वो उसका फ़ायदा उठाकर काफ़ी समय तक आगे बढ़ते रहे, जब तक कि जो सप्रेशन था, जो ऑपरेशन था, वो एक चरम सीमा तक नहीं पहुंचा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, तब तक सेना का वर्चस्व बना रहा म्यांमार में। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब कि जब मैं एथनिसिटी वाइज डिवीजन देख रहा हूँ बर्मा का, तो 89% के लगभग तो बुद्धिस्ट हैं, तो उनमें भी क्या अलग अलग ट्राइब्स हैं जिनमें आपस में क्लैश चलता है? क्योंकि क्रिश्चियन अराउंड 6%, मुस्लिम्स अराउंड 4% जो वहाँ का है, तो वो क्लैश किसके बीच में? एथनिसिटीज। अच्छा, हाँ, तो वो हर जैसे जो आप यहाँ पर मैप था उसमें जो अलग अलग रीजन्स हैं, उसमें अलग अलग ट्राइबल आइडेंटिटीज़ हैं। तो जैसे बमार जो आइडेंटिटी है वो सबसे बड़ी, उसको अंग्रेज़ों ने प्रेफरेंस दी। उस प्रेफरेंस के बेसिस पर बमार्स आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। उनकी उस आइडेंटिटी को यूज़ करके बाकी एथनिसिटीज़ को नीचे किया गया, जैसा कि अंग्रेज़ और जगह भी करते रहे थे। उन्होंने एक को प्रेफरेंस दी दूसरे के ऊपर, डिवाइड एंड रूल वाला जो था। लेकिन आंग सान ने इस बात को ध्यान में रखकर ये कहा कि आप वो अपनी आइडेंटिटीज़ को सब्स्यूम कर लो नेशनलिज्म में। वो बमार समूह से ही आते हैं? हाँ, वो बमार से आते थे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वहाँ तख्ता पलट हो गया, तो हमने ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में देखा था कि कारगिल लड़ाई के पीछे वजह वही थे, उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ की थी। लेकिन जब वो हुक्मरान बन गए तो हमने बुझे मन से ही सही, जो वाजपेयी साहब कहा करते थे कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, उनसे भी बातचीत शुरू की थी, आगरा समिट हुई थी। ये जो म्यांमार की मिलिट्री हुंटा है, इसके साथ भारत का पारंपरिक रूप से कैसा रिश्ता रहा है? देखिए, भारत के लिए ये हमेशा से एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा मैप में,
कि बड़ा इम्पोर्टेंट नेबर रहा है आपका। तो सारा नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं म्यांमार से जुड़ी रहती है। तो भारत ने शुरू से ही कोशिश करी कि जो भी वहाँ पे सरकार चलाए उसके साथ ऐसे संबंधों की प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, इशू बेस्ड कोऑपरेशन आपको मिल पाए जी। तो हमने बहुत ज़्यादा अंदरूनी मामलों में बर्मा की दखलंदाजी नहीं करने की कोशिश करी है, क्योंकि उसमें ये भी सवाल उठता है कि भारत को तो वैसे भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो बड़े शक की नज़रों से देखते हैं, और उसमें कहा जाता है कि अब अगर भारत बहुत ज़्यादा एक ग्रुप को प्रेफरेंस देगा तो उसमें ये कहा जाएगा कि आप भारत उस देश के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो भारत ने ये कहा कि जो भी सरकार चलाएगा हम प्रैक्टिकल कोऑपरेशन उसके साथ करेंगे। लेकिन 1990 में जब आंग सान सूची का उदय हुआ, उस समय भारत में आपको याद होगा आंग सान सूची को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए भारत में। वो भारत में आई, उन्होंने लेक्चर दिए, और उस समय भारत की जो एक पॉलिसी थी उसमें थोड़ा टिल्ट आया आंग सान सूची की तरफ। लेकिन वो टिल्ट को भी बाद में करेक्ट किया गया कि अगर ये यही सिर्फ सत्ता में नहीं रहेंगे और भी रहेंगे। तो उसमें जब तक ऐसा लग रहा था कि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है वो गैदर कर रहा है मोमेंटम, इंटरनेशनल सपोर्ट है, तब तक भारत ने भी थोड़ा बहुत बदलाव लाने की कोशिश करी। लेकिन जैसे जैसे ये एहसास हुआ कि वहाँ पर आंग सान सूची के पीछे जो मिलिट्री है वो कभी भी स्ट्राइक कर सकती है, तो भारत ने बैलेंस बनाने की कोशिश करी। तो हिस्टोरिकली हमने अपने संबंधों को वहाँ के लोगों के साथ जो हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, जो कल्चरल रिलेशनशिप है, उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बढ़ाया है, ना कि सेना जो सत्ता जिसके पास है उसको लेकर। एंड वी हैव बिजनेस टाइज विद म्यांमार। जी बिल्कुल, तो वो सारी ट्रेड और वो सब पाकिस्तान जैसा हाल तो नहीं? नहीं, हमारा तो अभी मैं अगर घूमने जाना चाहूँ बर्मा तो मैं आसानी से जा सकता हूँ। अच्छा, हम बहुत हम चाहते हैं कि भारत सरकार ये चाहती है कि भारत जो है वो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बने, ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का। और जो हम बात पहले कह रहे थे कि जो हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने चीन है। अगर क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो तो दूर हैं और पश्चिमी देशों ने सेना के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। भारत की समस्या ये है कि वो अगर पश्चिमी देशों के साथ जाकर ऐसे सैंक्शंस लगाता है तो जो चीन है जिसका वर्चस्व भारत के हर जो पड़ोसी देश है उसमें बढ़ रहा है, तो वो म्यांमार में भी बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है म्यांमार में भी। तो भारत को वो अपने लिए स्पेस को प्रोटेक्ट करना है कि भारत ये नहीं चाहेगा कि सिर्फ चीन वहाँ पर एक छत्र राज करे, कि वहाँ उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल पार्टनर बने म्यांमार का। इसीलिए पिछले ही दिसंबर में मेरे ख्याल से हमने फॉरेन सेक्रेटरी की विज़िट भी देखी थी वहाँ पर। वो काफ़ी संभल के गए थे, लेकिन 2021 के बाद जब कू हुआ वहाँ पर, उसके बाद पहली विज़िट थी वो दिसंबर में हुई। और उस समय ये कहा गया कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट विज़िट है क्योंकि भारत ये टेस्ट करना चाह रहा था कि जो वहाँ की मिलिट्री सरकार है वो भारत के बारे में क्या सोचती है। लेकिन भारत ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, अपने बाकी जो संबंध हैं उनको खुला रखा है। हमारे 4 राज्य हैं जो म्यांमार से जिनकी सीमा जुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 राज्य हैं। इनमें से 3 राज्यों में तो मुझे फौरी तौर पर याद है कि इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रही है। मिजोस के मामले में रही, वो 80s में जाके रिजॉल्व हुआ। नागालैंड वाले मामले में अभी तक चली रही है बात, अलग झंडा, अलग निशान, इन सब को लेकर है। और मणिपुर में भी इंसर्जेंसी रही है। तो भारत सरकार और म्यांमार की सरकार के बीच किस लेवल का कोऑपरेशन रहता था, या वो इनको शरण देते थे, या उनका भी इतना पोरस बॉर्डर था? थोड़ा उस कंटेक्स्ट में, क्योंकि हमने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, जाके हमारी सेना जाके वहाँ उनके कैंप नष्ट करती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि चीन लगातार वहाँ पर अपना दखल रखता है। तो चीन के लिए तो ये मुफीद ही होगा कि भारत में अस्थिरता बनी रहे, चीन यही चाहेगा। देखिए 1980 में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट था वो बहुत वॉलेटाइल था जी। मेरे ख्याल से सारे ही जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी उनमें किसी कुछ ना कुछ समस्या बनी हुई थी जी। उस समय हाँ, जो म्यांमार की जो मिलिट्री सरकार थी उसके साथ हमारे संबंध ऐसे नहीं थे कि हम उनके साथ कोऑपरेट कर पाते। तो उस समय जो 80 और 90 के दशक में जब हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी अपने बॉर्डर एरियाज़ में, उस समय हमको हमारे पास म्यांमार सरकार से उतना कोऑपरेशन हमको नहीं मिलता था।
और आपको जैसा मैं पहले कह रहा था वो भी ऐसा दौर था जब हम आंग सान सूची को बहुत प्रमोट कर रहे थे। Okay. जब आंग सान सूची हिंदुस्तान आती थी उनको बहुत रिस्पेक्टफुली हम अवार्ड्स दे रहे थे, ये दे, तो वहाँ पर एक मैसेज जो म्यांमार मिलिट्री सरकार हमको दे रही थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट भरनी पड़ेंगी नॉर्थ ईस्ट में। तो उसमें हमारे जो टेरर ग्रुप्स थे वो बेसिकली म्यांमार टेरिटरी से ऑपरेट करते थे। Okay. वो सारे वहाँ पर रिलोकेट हो जाते थे, जैसा पाकिस्तान में के साथ कश्मीर वाले में जो टेररिज्म का मुद्दा है वहाँ पर होते हैं। तो वो वहाँ से अटैक करते थे और वापस वहीं चले जाते थे, और आपके पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि आप उनको कंट्रोल कर पाते, क्योंकि उसके लिए आपको म्यांमार की जो बॉर्डर फोर्सेस थी उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ये जब 1990 जब ख़त्म हुआ, 2000 आया, उस दौरान ये कोशिश की गई कि जो म्यांमार की सरकार है उसके साथ हमारे संबंध बेहतर बने, खासकर बॉर्डर इशू को लेकर, क्योंकि अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का कंट्रोल चाहिए तो वो बगैर इनके सपोर्ट के, म्यांमार की सरकार के, म्यांमार फोर्सेस के सपोर्ट के नहीं आ सकता। और इसीलिए आप ड्रामेटिक चेंज देखेंगे 2000 से, आप ड्रामेटिकली देखेंगे, अगर आप नंबर्स देखें, डेटा देखें, इन्फिल्ट्रेशन रेट्स देखें, बहुत उसमें कमी आई। और उसके बाद जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी जी, अब पिछले कुछ सालों से कोऑपरेशन इस लेवल का हो गया है कि भारत की फौजें अगर क्रॉस भी करती हैं बॉर्डर को तो वो बता देती हैं, और वहाँ से कोई हम परेशानी फेस नहीं करना पड़ता। हाँ, आप वहाँ की जो म्यांमार की फौजें हैं वो सपोर्ट भी करती हैं, और म्यांमार की सरकार इस बात को डिप्लोमेटिकली भी सेंसिटिवली हैंडल करती है। तो वो जो एक बदलाव आया है उससे भारत को तो फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक तरह से लेवरेज पॉइंट भी है उनके लिए, वो जब चाहें तब उसको कर सकते हैं। और चीन का, जैसा आपने जिक्र किया, चीन का भी चीन को एज ए यूज़ करके भाई अगर आप नहीं करोगे तो हम चीन तो है ही वहाँ पे देने के लिए। आप हमारे यहाँ ज़्यादा लोकतंत्र समर्थक आवाज़ों को सपोर्ट करोगे तो तो ये बताइए, ये जो एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर आप सर थोड़ा सा यहाँ जाए, वहाँ पे जो फौज का स्ट्रक्चर है, मतलब क्या होता है, ये रिटायर हो जाएंगे फिर कोई दूसरा तानाशाह बन जाएगा, वो सिस्टम कैसे काम करता है हुंटा का? क्योंकि हमने वो तो देखा कि अच्छा अयूब खान थे, मार्शल बन गए वो पाकिस्तान के, फिर याहिया खान आ गए, फिर जिया उल हक आ गए, फिर परवेज मुशर्रफ आ गए, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर फौजी जनरल डिक्टेटर आए जो एक व्यक्ति होता था। पर यहाँ मैं बार बार बताया था कि बर्मा में हुंटा है, एक काउंसिल है जिसका एक मुखिया है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, एक ही जनरल के बेटे औलादें चल रही हैं, या उनमें से कोई सीनियर मोस्ट आ जाता है? सिस्टम क्या रहता है? नहीं, ये काउंसिल है। तो इन्होंने शुरू से जब 1960 से जब ये कू हुआ पहला, और जब इन्होंने बड़ी सरकार अपनी बनानी शुरू करी, तब इन्होंने एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर को, एक कलेक्टिव मिलिट्री स्ट्रक्चर जो इन्होंने खड़ा किया, सिविलियन रूल के हिसाब से डेवलप किया, कि उसमें अगर आपको मिलिट्री स्ट्रक्चर को सिविलियन की डायरेक्शन में मूव करना है तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली जाए, जिसमें कि एक तो होगा जो जिसका कहते हैं प्राइमस इंटर पेरेंस, जैसे भी ये जनरल मिंग है, हाँ मिंग है, ये ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स जिसको हम कहते हैं। हाँ। लेकिन जो बाकी इनकी काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तौर पर काम करते हैं। तो काउंसिल है, पूरी काउंसिल काम कर रही है, ये उसका फेस है, लेकिन डिसीजंस आर नॉट मेड बाय वन इंडिविजुअल। तो जैसे जब ये 60 साल की हो जाएंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे, क्या सिस्टम है? इनके पास थोड़ा सा मार्जिन है कि ये किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अनलेस वो कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है, अगर वो सब सारे जो धड़ हैं उसको उनको अप्रूव नहीं होगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो वो जो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस तो है, वो कि कोई अपना ये किसी का नाम दे रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स चल रहे हैं, तो वो काउंसिल है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ओपेक है, मतलब किसी को ऐसा बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है। भाई कुछ कभी ऐसा हुआ कि इनके मतभेद सामने आए हो कि साहब ये जो फौजी हुक्मरान है इन्होंने पट नहीं रही आपस में, या दूसरे देशों ने उसका फायदा उठाने को कभी, जैसे जब बीच में आंग सान सूची की सरकार थी 2015 से 20 के बीच में, तब ये काफ़ी बात आती थी कि कुछ जो ऐसे धड़ हैं जो चाहते हैं कि आंग सान सूची को और पावर्स दी जाए। या जब 2008 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें इन्होंने पावर सारी अपने पास रखी मिलिट्री ने, लेकिन ये कहा कि हम कुछ कर रहे हैं, हम लिबरलाइज कर रहे हैं, और लेकिन इंपॉर्टेंट पावर्स अपने पास रखी। उस समय भी ये बात आई थी कि कई ऐसे उसमें जो डिविजन्स हैं कि कुछ लोग ज़्यादा लिबरलाइजेशन चाहते हैं, कुछ लोग कम, कुछ लोग सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, कुछ लोग डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। लेकिन वो क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल को इतनी प्रोफाइल नहीं दी जाती
कि वो मीडिया से इंटरेक्ट करे या वो अपने आप बाहर जाए और लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। कुछ वैसा तो कल्ट बिल्डिंग नहीं, कोई ये लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको प्रिवेंट किया जाए। और इसीलिए आप देखिए वहाँ पर तो आंग सान सू की एज एन इंडिविजुअल बहुत इंटरनेशनली डोमेस्टिकली दोनों एक अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पर वो अपनी फॉलोइंग कर सकती है, पिता की लेगेसी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ एक एज एन इंस्टीट्यूशन वो कहते हैं कि हम तो इंस्टीट्यूशनली वी कैन प्रोटेक्ट यू, बट कोई इंडिविजुअल आप बड़ा सोचेंगे तो आपको थान श्वे का नाम याद आएगा, एक समय में हुआ करते थे, पर उससे ज़्यादा आपको याद नहीं आएगा। एक तो नाम भी थोड़े से सिमिलर होते हैं, लेकिन कोई ऐसा बहुत कल्ट फिगर नहीं उभर कर आया मिलिट्री से। जैसा पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपको याद है सारे जो डिक्टेटर आए चले गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, काउंसिल बना दिया। तो वो ये कोशिश करते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल उसका फ़ायदा ना उठा पाए, जो इनकी तरफ से तो अच्छा है मिलिट्री की तरफ से, लेकिन सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा और मुश्किल। पाकिस्तान की हम लोग जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, कई चीज़ों में पाकिस्तान की फ़ौज का दखल है। बहुत सारे जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जो हुंटा है वो इंडस्ट्रीज और इन सब में कैसे इन्वॉल्व है, थोड़ा मैं और आप अगर उदाहरण देके बता पाएंगे, हाउ डू दे ऑपरेट। जैसे हमारे यहाँ देश में हमारी सरकार है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, सेना अलग है, राज्यों के पास पुलिस है, कुछ केंद्र के विषय हैं, कुछ राज्य के विषय हैं, तो इस तरीके से चीज़ें, उनका एक स्ट्रक्चर फिक्स है। हमारे यहाँ सरकारें तमाम उद्योगों का हिस्सा थी, कुछ PSUs में अभी भी हिस्सा है, बैंकों में धीमे धीमे डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और उन सब चीज़ों को हम बहुत बढ़ावा देते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं कि फौज का या सरकार का स्टेक हो कि कंपनी इनको लाभ मिलेगा, ये और ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, कुछ वैसा। तो यहाँ पे ये लोग कैसे करते हैं? पाकिस्तान जैसा सिस्टम है, चीन जैसा सिस्टम है, क्या है? अगर आपको उदाहरण देना है तो ये पाकिस्तान और चीन के बीच में कहीं पर हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेट पीस एंड डेवलपमेंटल काउंसिल जो बनाई SDPC, वो पीस की भी, सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है, डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट होना मिलिट्री की तरफ, फंड और सिक्योरिटी दोनों आ गए उनके पास, तो करना इन्हीं को है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब 1990 के बाद जब प्रेशर बहुत बन गया था इनके पास, देखिए कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर था। हाँ, उस समय ये था कि आंग सान सू की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी और ये बहुत आइसोलेटेड हो गए थे, इकोनॉमी इनकी बहुत ख़राब हालत में थी। उस समय इन्होंने ज़रूर लिबरलाइज करना शुरू किया था, इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बुलाया, इन्होंने ये सोचा कि वेस्टर्न कंपनीज़ को, हम कंट्रीज़ को स्टेक देंगे तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, जो हुआ भी। अच्छा। लेकिन अगर आप कोल्ड वॉर में जाएंगे, जब शुरू हुआ था जुंटा का रूल, उस समय ये प्रॉपरली एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो इनका मॉडल था कि सरकार ही, मिलिट्री ही डिसाइड करेगी कैसे ट्रेडिंग। नाम इन्होंने उसको सोशलिज्म दे दिया था। सोशलिज्म जैसे आप चाइनीज़ कहते हैं, चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका बर्मीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेकिन उसके बाद जब इन्होंने SDPC, जब 1990 के बाद जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें ये ज़रूर थोड़ा कैपिटलिज्म आ गया सोशलिज्म में। क्योंकि अब अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो चाइना तो रिटर्न्स मांगता है, चाइना तो ट्रेडिशनल, वो तो कैपिटलिज्म भी ज़्यादा कैपिटलिस्टिक है, तो वो तो अगर आपको चाइना को रिटर्न्स देने तो आप उसको ट्रेडिशनल फॉर्मेट पे थोड़ी रिटर्न्स दे सकते हैं, आपको मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर वो लोग बदलने के लिए तैयार है। और फिर आंग सान सू की ने भी 4-5 साल सरकार चलाई, तो उन्होंने भी वेस्टर्न कंपनीज भी आई। जब तो जो लिबरलाइज हुआ है उसका नतीजा ये है कि अभी एक इकोनॉमी खुली हुई है। इनका जो एक वर्चस्व था इकोनॉमी पर, वो नहीं है मिलिट्री का। लेकिन अल्टीमेटली तो अब तो मिलिट्री डिसाइड करती है। अगर आपको मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है जी, तो मिलिट्री के डिसीजन के बगैर, जैसे भारत है, भारत कलकत्ता से सिथवे पोर्ट है जो इनका, उसको लिंक करना चाह रहा है, एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। हाँ, ये कलकत्ता से अगर सिथवे की कनेक्टिविटी का सारा चक्कर है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि ये अगर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा बन जाए, मल्टी मोडल, जिसमें कि लैंड पर कनेक्टिविटी है, वो ये पानी भी है, तीनों है, ट्रेन्स भी हैं, तो सब बना जुला कर ये कह रहे हैं कि हमको कनेक्टिविटी चाहिए। और ट्रेन का भी प्रपोजल है जी, इंटरेस्टिंग। तो वो जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है, ये कालादाम, हाँ, रिवर जेटी भी है। हाँ।
तो ये जो सितवे से अगर हम कलकत्ता को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और ये जो हमारा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ये लिंक हो जाएगा, यहाँ से फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएगा। हाँ। तो ट्रेड अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया से थाईलैंड में कुछ भेजना है और आगे भेजना है, तो वो जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें आप और ये पानी में कैसे रूट बनता है? जैसे सड़क तो समझ में आ गया, सड़क बना दी, अच्छी बना दी, पटरी बिछा दी, पानी में क्या करना होता है? कुछ अच्छे पोर्ट डेवलप करने होते हैं। पोर्ट, हाँ, तो एक तो सितवे पोर्ट की बात हो रही है, तो ये पोर्ट आप डेवलप करेंगे। दूसरा, कलकत्ता से आप इस तरह की ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बना दें जिससे कि ट्रांसपोर्ट आपका लॉजिस्टिकली वो सिर्फ डिवोटेड हो इस पोर्ट के लिए, तो उससे आपको जो भी आपका जो कनेक्टिविटी है वो फास्टर हो, उसमें कॉस्ट कम आए, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा दें। यहाँ से फिर आप बाय रोड आपको बनाना, तो वो सब जो अगर आप, और ये ज़रूरी है क्योंकि चीन यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ा रहा है अपनी। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चीन ने करी, जैसा पाकिस्तान में बनाया वैसा। हाँ, थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो वो अभी मिलिट्री के साथ ये जब मिलिट्री 2021 के बाद तख्ता पलट जब वापस से हुआ, पहले तो चीन खामोश था, उसको लगा कि हो सकता है ये टेम्पररी हो, सूची वापस आ जाए। प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। हाँ, तो शुरू में चीन ने ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करी, लेकिन जैसे ही चीन को लगा कि अब ये थोड़ा लंबा चलेगा और आंग सान हो गया मामला, हाँ। तो उसके बाद चीन ने वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट किया, और वहाँ पर जाकर चीन की बहुत मीटिंग पिछले साल चीन के विदेश मंत्री गए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना करेंगे, जिससे कि जो हमारी कनेक्टिविटी, उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़े, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन हम और चीन का सीधे बे ऑफ बंगाल में शॉर्टेस्ट हो जाएगा। अभी तो पूरा घूम के उनको, बिल्कुल वो जो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में जो उनको दखल चाहिए, वो चाह रहे हैं कि वो यहाँ से उनको मिल जाए। तो हमारे लिए ये, इसीलिए हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है कि अगर चीन सफल हो जाता है, ये न सिर्फ यहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल जो उनका मैंडेट है उसको, और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ऐसी बना देते हैं जिससे कि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है। तो आपको याद होगा एक समय बात होती थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जी, भारत के किनारे पूरा हिंद महासागर में जो वो बना रहे थे कि हम्बन टोटा वहाँ ले लें, मालदीव्स में वो ले लें और सितवे पोर्ट यहाँ ले। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये जो कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है भी बहुत पुराना है और ये भी हम बहुत डिले इसमें हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ से भी काफ़ी था कि आप बहुत डिले कर रहे हैं। म्यांमार भी काफ़ी इसमें परेशान रहा है। तो चीन रोड वाला क्या है? देखिए, ये है कि अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से जाना है अपने नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद इसमें ये था कि ट्राई पार्टाइट हो जाए, बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो रोहिंग्या की समस्या चल रही है उसको लेकर बांग्लादेश अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं। बांग्लादेश का पहली प्रायोरिटी वो समस्या को पूरा करना है, और वो हमारे लिए तनाव का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमारे लिए बांग्लादेश भी इंपॉर्टेंट है, म्यांमार भी इंपॉर्टेंट है, और म्यांमार और बांग्लादेश की बनती नहीं है रोहिंग्या को लेकर। बांग्लादेश कह रहा है कि जो हमारे जो शरणार्थी इनको वापस लो, और वो भारत पर प्रेशर डाल रहा है कि भारत को म्यांमार से ज़्यादा काम करवाना चाहिए। तो वो जो रोहिंग्या की समस्या है वो हमारे लिए सरदर्द बनी हुई है, और जब तक, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल सिचुएशन होती, बांग्लादेश और म्यांमार के अच्छे संबंध होते, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ वाली भी बढ़ जाती ना। आप तो यहाँ इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार ये कनेक्टिविटी होती, पर वो अभी कनेक्टिविटी देने को तैयार नहीं बांग्लादेश। हाँ, मतलब ऐसा ही कोई रूट बन जाता सीधे, तो वो अभी इसमें, जबकि और वो पूरा अगर कॉरिडोर आप निकाल दें यहाँ से, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये पूरा जो वो बांग्लादेश के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि टेक्सटाइल और तमाम इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बांग्लादेश में सस्ते लेबर की वजह से बिल्कुल पनप रही है। तो ये इस समय यहाँ पर ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। रोहिंग्या का अगर आप बताएं, वो कौन से एरिया में है, और इसमें मैप पीछे वाला, जी देखिए, रोहिंग्या ये राखाइन जो हम बात करते हैं ना, ये वाला एरिया, इसमें जो बहुत मात्रा में जो समस्या थी बांग्लादेश से, और इसीलिए जो सितवे पोर्ट की हम बात कर रहे थे, भारत ने ये कहा, भारत ये बार बार कह रहा है कि हम आपकी, जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि बांग्लादेश हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि इसका कुछ किया जाए, तो भारत ने इसका जो सोल्यूशन ये निकाला है कि अगर भारत यहाँ पर आकर इस एरिया का डेवलपमेंट कर पाता है, रखाइन का, हाँ, तो जो ये एक
रेफ्यूजीज बाहर जा रहे हैं उनको रोका जा सकता है। पर रेफ्यूजीज काम की तलाश में थोड़ी वापस जा रहे हैं, उसकी तो और भी वजह है ना। हाँ, पर वो ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि जो म्यांमार का जो अप्रोच है वो ये है कि इस एरिया में हम जो मिलिट्री युंटा है वो यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती। They have zero interest in their minorities. हाँ, तो वो यहाँ पर ना वो डेवलपमेंट एड दे रहे हैं, ना वो प्रोटेक्ट कर, सिक्योरिटी की तो खैर पता ही है हमको, इसीलिए जिसका आप कह रहे थे इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो तो भारत ने ये कहा है कि अगर हम डेवलपमेंट यहाँ पर कर दें तो डेवलपमेंट एटलीस्ट उससे ये हो सकता है कि आप तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बांग्लादेश की तरफ ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग कुछ फिर हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, तो हमारे तो पूरा पैटर्न है। अभी तो यहाँ एग्जैक्टली में भी जाके डेमोग्राफी बदल रही है। तो यहीं पर उसको अगर रोक दिया जाए, लेकिन वो हमने जो एड दी है वो काफ़ी एड इसी एरिया को लेकर दी है। हमने कहा है कि हम रखाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम और सिट रिपोर्ट तो खैर कर ही रहे हैं, पर हम रखाइन में हमने एड टारगेटेड एड दी है म्यांमार को। अब उसका कितने वक्त से चल रहा है पिछले ये इसको तो करीब 6-7 साल हो गए। 6-7 मतलब मोदी रिजीम के दौरान ये रखाइन का डेवलपमेंट हो रहा है। और लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि काफ़ी सारी एड तो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है ना, तो उसका ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट है अभी तक उसका असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हो रहा है। अच्छा, और रीजंस क्या है रोहिंग्या के यहाँ जाने के, क्या किस तरह का क्लैश हो रहा है? देखिए, क्लैश तो जैसा कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जो इन्होंने शुरू करी थी, और ये कहा जा रहा था कि जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं वो उनका कोई रोल नेशनल लेवल पर रोल नहीं है, और वो इंक्रीजिंगली उसको सिक्योरिटाइज इन्होंने डिस्कोर्स किया मिलिट्री ने कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंगली हम आंग सान सू की को बहुत शांति समर्थक माना जाता है, लेकिन जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने भी कोई इस पर ना कोई आगे इस बात को बढ़ाया, ना उन्होंने इस बात पर कोई बहुत समर्थन दिया। उन्होंने भी इसको बहुत सिक्योरिटाइज वे में देखा, क्योंकि वहाँ पर जो बुद्धिस्ट वर्सेस माइनॉरिटीज़ का जो बैलेंस है। हाँ, थोड़ा प्रोफेसर और खुल के समझे, यहाँ पे बहुतायत में बुद्धिस्ट रहते हैं, जिसमें बमार एक बड़ी कम्युनिटी है और भी कम्युनिटीज है, पर 85-90% बुद्धिस्ट हैं। उनके और रोहिंग्या के बीच टकराव होता है। चिन स्टेट और रखाइन स्टेट जो दो स्टेट्स हैं, इसमें काफ़ी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। Okay. और उसमें जो बांग्लादेश से भी माइग्रेट करके कहीं पहुंचे हैं क्या, या इंडिजिनस है क्या? लार्जली इंडिजिनस है। ओके। और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनको पॉलिटिकल स्टेक भी कम मिला है, क्योंकि जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन भी कम था। और दूसरा जो मिलिट्री रिजीम ने क्या किया पिछले कुछ दशकों से, उसने जो अपनी आइडेंटिटी बनाई है जैसा कि हमने और देशों में भी देखते हैं एज अ सेवियर ऑफ द नेशन, वो सेवियर ऑफ द नेशन में उन्होंने माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, ये म्यांमार नाम के देश के दुश्मन हैं, इनकी वफादारी पूरी नहीं है, इनकी लॉयल्टी पे क्वेश्चंस हैं। ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उसको किस तरह की सिक्योरिटी प्रॉब्लम? टेररिज्म की जैसे समस्या उन्होंने लिंक करा। जब ग्लोबल टेररिज्म बहुत चरम सीमा पर था, जिस समय उसको देखा जा रहा था, उन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं यहाँ से भी आ रही हैं, ये कट्टरपंथी ज़्यादा आ रहे हैं, इनका ग्लोबल जो टेररिज्म लैंडस्केप है उससे बहुत ज़्यादा समर्थन चल रहा है। उसको देखते हुए जो एक माहौल बना म्यांमार में, वो उससे सिक्योरिटाइजेशन हो गया माइनॉरिटी के रिलेशनशिप का, और उसके चलते जिस तरह का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, सप्रेशन हुआ, उसमें दोनों ही मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट्स ही ने अपना रोल प्ले किया। और आंग सान सू की सरकार ने भी इस बात पर कोई बहुत तवज्जो नहीं दी, ना उन्होंने, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनसे जवाब मांगे, ना उन्होंने कोई जवाब दिए। उन्होंने हो सकता है, कई लोगों ने इस बात पर कहा कि हो सकता है वो थोड़ी सी कॉशियस इसलिए हों कि उनको पता है कि जो मिलिट्री है वो कभी भी यहाँ की मेजॉरिटी को नाराज ना करे, और मिलिट्री से उनके बैलेंस खराब हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि मिलिट्री ने तो उनको वैसे भी आगे कर ही दिया। तो ये इंस्टेंट कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या था? 2016-17 में शुरू हुआ था। हाँ, ये
क्या कुछ आर्मी ने कार्रवाई की थी या कुछ बहुत पहले से चल रहा था कि यहाँ पर जैसे आर्मी कार्रवाई करती थी, यहाँ से पुशबैक आता था, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए थे जो थोड़े से रेडिकलाइज हो रहे थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे। वो रेडिकलाइज हो रहे थे, लेकिन ये समस्या उतनी बड़ी तो कभी नहीं थी अगर आप और देशों से इसको कंपेयर करें। लेकिन जो जहाँ तक मिलिट्री गवर्नमेंट की बात थी, उसने बुद्धिस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म में इसको एक एवेन्यू देखा कि इसको एक रीजन है, एक एरिया है जिसमें कि हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी आपने वो भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी बुद्धिस्ट ऐसे लीडर्स हैं जो इसको बहुत इसको नेशनल इशू, ऑलमोस्ट इशू ऑफ नेशनल सर्वाइवल के तौर पर देखा गया कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी जो आइडेंटिटी है एज अ बुद्धिस्ट नेशन वो खतरे में है। तो उसका नतीजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा है। और अभी भी जो शरणार्थी बाहर गए वो वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वो उनके पास कोई गारंटी नहीं है सर्वाइवल की, तो वो ये और कोई गारंटी ये सरकार देने को तैयार भी नहीं है। बांग्लादेश की जो समस्या हुई है वो रोहिंग्यास के आने से हुई है, उसके पहले भी दोनों म्यांमार और बांग्लादेश के रिश्ते खराब थे? नहीं, थोड़ा बॉर्डर एरियाज में थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन जी फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि जब माइग्रेशन मैस स्केल पर होता है तो देशों में समस्याएं बन जाती हैं। और वो समस्या इतनी पहले शुरू में तो ढाका को ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेम्पररी है, लेकिन जब ये लगा कि अब ये परमानेंट प्रॉब्लम है, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है और भारत से ये कहा गया कि भाई आप भी कुछ करो, तो भारत के हिंदुस्तान ने दोनों को बैलेंस करने की बात करी है क्योंकि भारत दोनों को नाराज़ नहीं कर, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बांग्लादेश में तो काफ़ी नाराज़गी इस बात को लेकर कि भारत इसमें बांग्लादेश का समर्थन नहीं कर रहा है, जबकि बांग्लादेश भारत का सबसे क्लोजेस्ट नेबर है अगर आप नेबर्स में देखें। और इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं बांग्लादेश के एलिट्स। लेकिन भारत की समस्या ये है कि भारत इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है कि म्यांमार की सरकार अगर फिर ये एक तो यहाँ चीन बैठा है और दूसरी चीज़ की जब यहाँ की समस्या अंदरूनी भी है, जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि इसके रूट कॉजेज लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दिस एरिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस इट्स ओन रिएक्शन। तो अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वो नहीं, तो वो जो रेडिकलाइजेशन हुआ, मिलिटराइजेशन हुआ, इसका भी नतीजा रहा कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, एक मैं लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमने ये तो देख लिया कि भारत और म्यांमार किस तरीके से ट्रेड रूट, चीन के क्या इंटरेस्ट हैं म्यांमार में, किस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट है, किस तरह का डायरेक्ट दखल है? फौरी तौर पे तो आपने बता दिया 2021 के बाद उन्होंने कैसे कॉशियसली कदम रखे। नहीं, चीन तो बहुत, क्या वो वहाँ की सेना को हमेशा वो हथियार देते रहे, सब चीज़ें सपोर्ट करते रहे 48, क्योंकि 49 वहाँ पे भी वो आ गए थे, फिर माओ आ गए थे, 50 ऑनवर्ड्स तो वही रहे। चीन का दखल जिस तरह की हम आज समस्या देख रहे हैं म्यांमार में, उसमें चीन का दखल दो तरीके का है। एक तो आर्थिक है, जिसमें कि चीन सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है म्यांमार का आज। अगर आप कंपेयर करें तो चीन के सामने कोई भी देश नहीं है। और क्योंकि एक समय ऐसी उम्मीद थी कि जो पश्चिमी देश हैं वो सैंक्शंस के बाद आएंगे और वो सैंक्शंस के बाद इस वैक्यूम को भरेंगे, तो वो पश्चिमी देश तो पश्चिमी जो कंपनीज थी, पश्चिमी देश थे, वो आए, हार्डली 4-5 साल रहे। लेकिन उसके बाद जब ये क्लियर हो गया कि सैंक्शंस लग गए हैं तो वहाँ एक आइसोलेशन की पॉलिसी बनी म्यांमार को लेकर, और वो मुझे लगता है उसका फ़ायदा चीन को मिला, उसका फ़ायदा चीन ने उठाया। और चीन वहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है म्यांमार का, उसको कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप ट्रेड नंबर्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देखें, तो चीन बहुत आगे है। दूसरा जिसका आपने जिक्र किया कि जो डिफेंस रिलेशनशिप में म्यांमार थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन म्यांमार का रहा है। अगर आप कुछ आंकड़े देखें, अभी भारत के भी इनफैक्ट भारत ने कुछ आंकड़ों को रिलीज़ किया था कुछ दिन पहले कि भारत ने इस साल बहुत अच्छा डिफेंस का व्यापार किया है। उसमें म्यांमार बड़ा इम्पोर्टेंट एक्टर है। म्यांमार को काफ़ी भारत डिफेंस सप्लाईज देता है, लेकिन चीन
का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। चीन डिफेंस पार्टनर रहा है म्यांमार मिलिट्री का। जिस समय म्यांमार मिलिट्री के पास कोई नहीं था, चीन खड़ा हुआ था, और सैंक्शंस लगने के बाद चीन फिर से आ गया है। थोड़ा सा चीन कॉशियस रहा आंग सान सूची को लेकर, लेकिन आंग सान सूची के बाद चीन ने फिर से वहाँ पर आर्थिक और स्ट्रेटेजिक जो सामरिक अपने संबंध हैं उनको फिर से बढ़ाया। तो चीन का जो दखल है, चीन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ज़्यादातर आर्थिक हैं, जियो इकोनॉमिक हैं, और उसको लेकर चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन इसको लिंक करना चाहता है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लिंक किया है। तो वो जो पूरा फ्रेमवर्क है चीन का, वो भारत के लिए तो समस्या खड़ी करता ही करता है, लेकिन मुझे लगता है जो एक ग्लोबली हम देख रहे हैं यूएस और चीन के बीच में भी कोल्ड वॉर, शीत युद्ध खड़ा हुआ है, उसको लेकर भी यहाँ पर चिंता का विषय है कि अगर म्यांमार को इस तरह से छोड़ दिया जाता है और चीन वहीं पर अपना वर्चस्व जमा लेता है, तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास। आप आज जैसे आपने शुरुआत की थी कि 4 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, उसके बाद का अगर आप रिएक्शन देखें तो रिएक्शन तो कहीं से कुछ आया नहीं, क्योंकि एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, दुनिया भर के सारे जो देश हैं वो कहीं समस्याएं बहुत बड़ी बनी हुई हैं। दूसरा, चीन की जो शील्ड है वो कहीं पर म्यांमार जैसे देश अब बड़े ब्लेटेंटली उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीन तो है हमारे साथ शील्ड करने के लिए, तो हमको क्या ज़रूरत है चिंता करने की, अमेरिका क्या कर लेगा या पश्चिमी देश क्या कर लेंगे, वैसे भी वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। तो वो जो एक वैक्यूम है और उसकी जो चिंता है वो मुझे लगता है भारत को होनी चाहिए कि ये जो एक कैलकुलस बन रहा है म्यांमार या और देशों का, उसमें भारत किस तरह से, भारत ने ये तो कहा है कि हमारे सामरिक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कॉशियसली म्यांमार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम इंगेज करना चाहते हैं मिलिट्री यूंटा को। लेकिन अगर वो मिलिट्री यूंटा की प्रायोरिटीज़ चीन ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहा है या चीन को वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो भारत के पास क्या एक्विटीज़ होंगी अपनी बचाने के लिए, वो मुझे लगता है बड़ा सवाल भारत के सामने बना। अच्छा, आखिरी में प्रोफेसर, हम लोग मास्टर क्लास में रिकमेंडेशंस मांगते हैं अपने टीचर से कि कौन सी किताबें हैं, कौन सी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिनको देख के अगर हमारे दर्शक और जानना चाहें म्यांमार के बारे में, वहाँ के मिलिट्री रूल, वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, सो एनी रेफरेंस मटेरियल विच कैन हेल्प आवर व्यूअर्स। देखिए, मैं तो एक यू थान मिन जो हैं बहुत बड़े ऑथर हैं, यू अच्छा, थान मिन, यू थान मिन, ओके। उनकी 2 किताबें हैं ये म्यांमार को लेकर। एक तो वो पूरा उसका वो देते हैं, हिस्ट्री देते हैं म्यांमार की, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को लेकर, और दूसरी उनकी जो किताब है वो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स में म्यांमार का क्या रोल है, वो थोड़ी सी काफ़ी रीसेंट किताब है। ये 2 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मुझे लगता है, क्योंकि हम ज़्यादा जानते नहीं म्यांमार के बारे में, और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी ओपेक है, सिस्टम ओपेक है, नॉलेज उतनी ज़्यादा लोगों को नहीं है, इंटरेस्ट कम है। तो ये जो इन्होंने बहुत मेहनत करी है बर्मा को लेकर अपनी रिसर्च में, और ये बर्मीज़ हैं तो नेचुरली इनको ज़्यादा नॉलेज भी है। अच्छा, वहाँ ज़्यादा प्रेस फ्रीडम वगैरह नहीं रहती कि हाँ, क्या चल रहा है। वो जो इनके 1-2 न्यूज़पेपर्स हैं, इरावदी सरकारी भोपू किस्म, तो वो जनरली उसमें सरकारी ही वो प्रोजेक्शन रहता है, तो वो जो मीडिया भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले पाए। तो ये इनकी 2 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, और उससे और मेरे एक आपने जिक्र किया था, अगर आप हिंदुस्तान की तरफ से कुछ इसको समझना चाहते हैं तो एक मेरी किताब थी पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स करके जी, उसमें एक चैप्टर है इंडिया म्यांमार पर। अच्छा, तो वो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो ये रूपा पब्लिकेशन से जो आया है, डिकोडिंग इंडियाज नेबरहुड चैलेंज, पिछले साल ही आई है। तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस की कैसे इंडिया, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इंडिया के बैलेंस बनाने के लिए, और कितने हद तक वो सफल हो रहे हैं ऑन द ग्राउंड या नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना प्रोफेसर हर्ष वी पंत को, जो हमें बता रहे थे कि म्यांमार में जो हुंटा के परचम तले शासन चल रहा है वो कैसा है, और किस तरह के भारत के साथ संबंध है, और भारत के लिए कैसा दुविधा भरा ये रिश्ता है कि हम पूरी दुनिया में लोकतंत्र का समर्थन भी करते हैं,
लेकिन हमें अपनी सामरिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दुनियादारी की ये मास्टर क्लास यहीं पर खत्म होती है। आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और किन विषयों पर हमें मास्टर क्लास करनी चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रोफेसर हर्ष, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।